नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बात एक ऐसी परेशानी को लेकर के, एक ऐसी आफत को लेकर के है जो अब दुनिया से बढ़ करके भारत तक पहुंच चुकी है और राजस्थान में वो दाखिल हो चुकी है। चीन में तेजी से फैल रहे एचएमपीवी संक्रमण ने भारत और राजस्थान में एंट्री कर ली है। कोरोना के बाद चीन से आए इस नए वायरस से लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यह वायरस छोटे बच्चों पर तेजी से अटैक कर रहा है। राजस्थान में इस वायरस का डूंगरपुर में संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। देश में यह तीसरा संक्रमित का मामला है और इससे पहले कर्नाटक बेंगलुरु में 2 संक्रमित बच्चे मिल चुके हैं। डूंगरपुर के साबला का संक्रमित बच्चा महज 2 महीने का है और उसे गुजरात के अहमदाबाद में एक निजी अस्पताल में कोरोना जैसी यानी कि एचएमपीवी संक्रमण की पुष्टि उसमें हुई है। लक्षण भी वैसे ही हैं, खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, जोर जोर से सांस लेना। डूंगरपुर से परिवार के लोग बच्चे को गुजरात के मोड़ासा लेकर के गए, जहां उसे इलाज से आराम नहीं मिलने पर अहमदाबाद में एक निजी अस्पताल लेकर के पहुंचे। बच्चे की जांच में एचएमपीवी वायरस पॉजिटिव मिला है और उसे आखिर में 5 दिन तक वेंटिलेटर और मशीन पर रखकर वार्मिंग देनी पड़ी है, जिसके बाद बच्चे की हालत में थोड़ा सा सुधार आया। बच्चा करीब 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती है। इससे पहले कर्नाटक में बेंगलुरु में 2 छोटे बच्चे एचएमपीवी वायरस से संक्रमित मिल चुके हैं। बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में महज 3 महीने की एक बच्ची को बीमारी के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और बच्ची में एचएमपीवी होने की जानकारी मिली। इलाज के बाद उसे फिलहाल छुट्टी दे दी गई है। इसी अस्पताल में 8 महीने के बच्चे को भी एचएमपीवी संक्रमित पाया गया। उसका 3 जनवरी 2025 को नमूना लिया गया था, टेस्ट उसके किए गए थे और बच्चे की हालत इलाज के बाद अब ठीक बताई जा रही है। भारत सरकार ने एचएमपीवी को लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी है। कई राज्य सरकारों ने भी एचएमपीवी और मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने भी मौसम बीमारियों को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है और अलर्ट में सभी मौसमी बीमारियों, कोविड, स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा जैसे संक्रमित मरीजों के लिए अलग से ओपीडी और आईपीडी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोविड के केस मिलने पर उनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए। आईसीयू, वेंटिलेटर, दवाओं, जांचों की तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिलों के सीएमएचओ को दिए गए हैं। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर की ओर से जारी इस एडवाइजरी के अंदर सभी सीएमएचओ और अस्पताल के जो बड़े अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं। अब इसके बाद क्या कदम उठाए जाएंगे, राजस्थान में इस वायरस से निपटने के लिए कितना तैयारी की गई है, कोरोना काल में जो व्यवस्थाएं प्रदेश के अस्पतालों में की गई थी, क्या ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर्स, आईसीयू, जो मास्क है, नेबुलाइजर है और तमाम जो चीजें हैं, क्या उतनी पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं। देश विदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी रह रहे हैं। राजस्थान टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और पर्यटन सीजन इस वक्त पीक पर है। दुनिया भर से भारत और राजस्थान में टूरिस्ट घूमने के लिए आ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद और कर्नाटक के बेंगलुरु में भी बड़ी संख्या में ये लोग रहते हैं और ऐसे में ये खतरा अब तेजी से बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस का इन्फेक्शन हमने देखा है। इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है, जिसमें सिम्टोम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को। कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ पे बच्चा आया वो 24 दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे। उसको सर्दी खांसी ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 डेज था। वो मोड़ासा के आगे, अहमदाबाद गुजरात में जो मोड़ासा के आगे एक विलेज है वहां से आए थे। बच्चे को 2 दिन हमने छोटे मशीन पे रखा। उसके बाद बच्चे का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था, तो हमने उसको वेंटिलेटर मशीन का सपोर्ट दिया। ऑलमोस्ट 5 डेज वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफी सुधार आया। वायरल का एंटीवायरल मेडिकेशन होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, नेबुलाइजेशन। उसके बाद बच्चे को हमने छोटे मशीन पे भी रखा और अभी बच्चा एकदम डिस्चार्ज के लायक हो गया है। तो बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। एक किस्सा जो अभी आज पॉजिटिव आया है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं एडमिटेड है, बट मैं आपको आपके माध्यम से कहूंगा कि इस परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। अभी डेफिनेटली हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये वायरस कोई नया नहीं है, बरसों से ये वायरस है। और
तो यानी कि चीन से इसकी शुरुआत होती है और एक बार फिर से बढ़ते इस खतरे को लेकर के क्या वाकई में एक बड़ा खतरा है जिससे बचने की ज़रूरत है, क्या क्या आपको इंतजाम करने की ज़रूरत है और राजस्थान और देश के बाकी हिस्सों में क्या इसको लेकर के अभी तक तैयारियां की गई हैं, ये तमाम चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। और घर पर जो लोग इस वक्त ये कार्यक्रम देख भी रहे हैं, कैसे वो इस वायरस से अपने आप को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कम उम्र के बच्चे और बुजुर्ग लोगों को ये सबसे पहले उनके ऊपर अटैक करता है। तो क्या समाधान है, कैसे बचाया जा सकता है अपने घर के लोगों को, सदस्यों को, जरा उसको समझते हैं। सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपिका रस्तोगी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन रस्तोगी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर आर.के. मनी जी कार्यक्रम में हैं और डॉक्टर छवि गुप्ता भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जरा इसमें दीपिका जी आपसे इस पर एक जवाब लेना चाह रहा हूँ कि अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं और जो एडवाइजरी जारी की गई और जो अभी तक 3 आंकड़े सामने आए, रिपोर्ट्स जो हुए हैं, ये कितना खतरनाक है? सबसे पहले बात इसी को लेकर के कि HMPV वायरस ये कोरोना से मिलता जुलता उसी तरीके का ये है क्या, कितना खतरनाक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए दीपिका जी। हाँ जी। सो ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है HMPV, ये बहुत एक वायरस है जिसके बारे में हमें जानकारी बहुत सालों से है और ये किसी भी आम खांसी जुकाम फ्लू जैसे वायरस जैसा है जिससे हम फेमिलियर हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, RSV वायरस। और ये ज्यादातर जो खांसी जुकाम के वायरसेस हैं ये इस विंटर सीजन में ही पीक सिम्टम्स दिखाते हैं। ये कोई नया वायरस नहीं है, ना ही इसके जो लक्षण जैसे आपने बताया कि ज्यादा छोटे बच्चों को संक्रमित करता है, बड़े बूढ़े लोगों को संक्रमित करता है। ये किसी भी वायरस की खास बात होती है कि जो भी थोड़ा सा इमेच्योर है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है, बच्चे, छोटे बच्चे स्पेशली लेस देन 2 इयर्स, और जो बड़े बूढ़े लोग या जिनको कोई और बीमारियां हैं, उनको हमेशा ये वायरसेस के इन्फेक्शन सबसे पहले होते हैं। ये किसी भी और आम खांसी जुकाम के वायरस जैसा है, ज्यादातर सर्दी खांसी जुकाम जैसा ही होता है, या जिसे हम फ्लू लाइक इलनेस बोलते हैं। किसी किसी व्यक्ति में जो थोड़ा सा ज्यादा इमेच्योर है, जिसमें कोई और रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें ये सीवियर निमोनिया का रूप ले सकता है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिन्हें हम आमतौर में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूलाइटिस बोलते हैं। और ऐसे लक्षण आने की संभावना केवल एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स में होता है, जो या तो प्रीमेच्योर बच्चे हों, 1 साल से छोटे बच्चे हों, बड़े बूढ़े लोग हों, जिनको कोई और बीमारियां हों। ठीक है, तो यानी कि छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में इसके होने की संभावना है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है कि जिससे ये पता चले कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, घातक है। मैं इसमें डॉक्टर आर.के. मनी सर को भी जोड़ रहा हूँ। इसमें सर एक चीज़ थोड़ा सा बताइए कि ये कितना घातक है, कितना खतरनाक है? क्या अभी तक कोई ऐसा मामला भी इससे सामने आया? क्योंकि हाल फिलहाल का तो वायरस नहीं है, ये बताया जाता है कि 2000 के आसपास का ये वायरस था। हाँ, वो रूप थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के आ रहा है। तो ये कितना घातक है? क्या इससे बहुत ज़्यादा खतरा है? देखिए, ऐसे इशारों से तो यही मिलता है कि वो जो आम फ्लू होता है उतना ही घातक और उतना ही बिनाइन भी है। ठीक है, अधिकांश लोगों को ज्यादा पीड़ित नहीं करता। ये तो स्मॉल प्रोपोर्शन, जैसे डॉक्टर दीपिका ने कहा, जिसमें ये घातक रूप लेता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई पैंडेमिक का कोई इशारा है जैसे कोविड में हुआ था। कोविड एक नया वायरस, उसके लिए कोई भी इम्यूनिटी वगैरह कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था पॉपुलेशन को। ये पुराना वायरस है, तो 2001 से मालूम है इसके बारे में। और हम लोग HMPA होता भी अपने बीच में होता भी होगा, हम लोग रूटीनली टेस्ट नहीं करते। ठीक है ना, आप जो टेस्ट करने लगे, कुछ सामने आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई बड़े एपिडेमिक के बीच में है। ऐसा नहीं है। जो अभी जो वायरल लोड जो है, फ्लू का लोड जो है, वो आम सालों में जैसे होता है विंटर मंथ्स में, उतना ही तक मालूम पड़ता है अब तक के आंकड़ों के हिसाब से। तो कोई पैनिक करने के कोई मतलब ये मौका नहीं है, पैनिक करने का टाइम नहीं है ये। ये सतर्क रहना है, हाँ, क्योंकि शुरू के जो है इशारे, संकेत जो है, उस पे तो हमें तैनात रहना है, पर कोई ऐसा पैनिक रिएक्शन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यानी कि उतना घातक नहीं है, उतना घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एहतियात बरतने की जरूरत है, आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको अपने परिवार के जो छोटे हैं और बुजुर्ग जो हैं, उनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मैं इसमें सचिन रस्तोगी जी को भी जोड़ लेता हूँ। सचिन जी, एक चीज़ बताइए, अब ये तो कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों और
जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हमें बचा करके रखना है, लेकिन कैसे रखें? क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? कैसे हम सावधानी बरत सकते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये वायरस बिल्कुल कोरोना की तरह स्प्रेड करता है और उस सब का आइडिया हम सबको है ही कि हमने कोरोना में कैसे कैसे बचाव किया। बचाव के लिए इसका फैलने का कारण है सीक्रेशंस। जैसे किसी ने खांसा तो आपके ऊपर सीक्रेशंस आ गई, या किसी ऑब्जेक्ट पे कोई वायरस पड़ा रह गया और उसे आपने टच करा, आपने अपने मुंह पे या उस पे हाथ लगा लिया, आंखों में हाथ लगा लिया, उसके थ्रू स्प्रेड होता है। तो सबसे बड़ा अच्छा मेथड रहता है कि आप स्प्रेड को रोकें। स्प्रेड को रोकने के लिए आपको मास्क आपके लिए कंपलसरी है। आप मास्क पहनना शुरू करें तो इसका स्प्रेड अपने आप ही साइकिल ब्रेक हो जाएगी। इसके अलावा जैसे छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट है, उनमें आने के चांसेस मदर से या और किसी से हो सकते हैं, बाकी तो कोई कारण है नहीं उनका, क्योंकि जनरल पब्लिक में जाते नहीं है। और वैसे तो ये वायरस 2001 में ही नीदरलैंड में डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद से हमारी कम्युनिटी में लगातार चल ही रहा है। पर अभी चीन में जो एपिडेमिक आया है, मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई घबराने की बात है। और ये इस वायरस का डिटेक्शन हम अभी से नहीं, काफी टाइम से अपने यशोदा हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं, जिसमें बायोफायर रेस्पिरेटरी पैनल के अंदर इस वायरस को हम कवर करते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस वायरस से अभी तक कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस या मोर्टेलिटी दिखाई नहीं दी है जिससे डरे हम। और बाकी आगे कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसे कहना बड़ा मुश्किल है, पर अदरवाइज अभी तक तो सब ठीक है। और इसको टेक्निक क्या है, सबसे अच्छी टेक्निक को इसको डिटेक्ट करने की है हमारे पास आरटीपीसीआर, जिसे हम डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी टेक्निक है, पर सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी वही टेक्निक है, आरटीपीसीआर वाली। तो मुझे लगता है अगर किसी को कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या लंबे टाइम तक चल रहे हैं तो एक बार टेस्ट करा के इसे कंफर्म जरूर कर लेना चाहिए कि एचएमपी वायरस है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वायरस के बारे में पता चले तो क्या है ये वायरस, कितना खतरनाक है ये वायरस, ये सब कुछ चीज़ें आपको पता चल गई हैं। लेकिन मैं इसमें डॉक्टर छवि को भी जोड़ रहा हूँ। डॉक्टर छवि, ऐसे क्या इंडिकेशन मिलेंगे? क्या आम सर्दी जुकाम जो होते हैं इस वक्त होते भी हैं, तो हम उसमें और इस वायरस के अंदर किस तरीके से अंतर करें? देखिए, सिम्टोमेटिकली तो ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस, जैसा कि डॉक्टर दीपिका ने बताया, फ्लू लाइक इलनेस, आपको खांसी, जुकाम, तेज बुखार होना, सर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, यही सिम्टम्स इसके रहेंगे, जो कि दूसरे रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन से डिस्टिंग्विश करना सिम्टोमेटिकली डिफिकल्ट है। इसको जानने के लिए टेस्ट कराने से ही ये कंफर्म होगा कि ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस है या फिर कोई दूसरा वायरस लाइक आरएसवी, इन्फ्लुएंजा बी और इस तरीके का वायरस है। तो सिम्टोमेटिकली तो आप नहीं जान सकते कि ये इसी वायरस के लक्षण है। आमतौर से विंटर सीजन में कोई ना कोई रेस्पिरेटरी वायरस का आउटब्रेक और पीक होता ही है मौसम के अनुसार, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होता है तो वो अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाता है। तो बेसिकली इट विल बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द सीजनल फ्लू सिम्टम्स वाइज। उसके लिए आपको टेस्ट करा के ही कंफर्म करना पड़ेगा कि ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस है। आजकल जो रेस्पिरेटरी पैनल्स मल्टीप्लेक्स पीसीआर अवेलेबल हैं उसमें ये इजीली कैच हो सकता है। और डॉक्टर दीपिका ने जैसा कि बताया कि बहुत ही कम प्रोपोर्शन के लोगों को ये इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट तो ये खैर किसी को भी कर सकता है, लेकिन जो अगर इसकी सीवियरिटी है वो ज्यादातर बच्चों में या बूढ़े बुजुर्ग या जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर है उसी में ज्यादा होगी, अगर होगी तो। अदरवाइज ये एक नॉर्मल फ्लू लाइक इलनेस ही है। अच्छा डॉक्टर आरके सर, एक चीज़ बताइए कि छोटे बच्चे, अभी राजस्थान की एक बच्ची का जिक्र हो रहा है, उस बच्चे की 2 महीने उम्र है और 2 महीने के उस बच्चे की ये संक्रमण होना, ये बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है कि मतलब अभी नवजात बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, उनके ऊपर ये ज्यादा अटैक कर रहा है। पर ऐसा असर तो हर फ्लू का होता है। हाँ। इस छोटे बच्चों में ऐसा कोई नई बात नहीं है। ये जो फ्लू में 100 में से 2-3% को ये खतरनाक रूप लेता है, और यही वल्नरेबल पॉपुलेशन में होता है कि बहुत छोटे बच्चे हो, प्रीमेच्योर हो, या बहुत बुजुर्ग हो, बड़े बुजुर्ग हो। ये कोई नई बात नहीं है। ये आम मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसा ही मिलता है, हर जाड़े में ऐसे ही मिलता है, ऐसे ही केसेस मिलते हैं। तो इस पे हम ये ना समझें कि कोई संकेत है बहुत बड़े एपिडेमिक का या पैंडेमिक। ये ऐसा कहना तो जल्दी होगा। ठीक है, यानी कि इस पर कुछ भी कहना ज़्यादा जल्दबाजी होगा, लेकिन उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ये आम जैसे सर्दी जुकाम के दूसरे जो वायरस होते हैं उसी तरीके से है ये। लेकिन हर कहीं से, अगर पिछले हम कोरोना कोविड के अलग अलग वेरिएंट हों, उसके वायरस की बात हो, सब चीन से शुरू होते हैं
और उसके बाद आकर के पूरी दुनिया के अंदर ये नुकसान पहुंचाते हैं, और ये वायरस की जड़ भी वहीं से बताई जा रही है। मनी सर, इस पर कुछ कहेंगे कि वहाँ ऐसा क्या है चीन के अंदर, क्यों बार बार वहां से ऐसे वायरस जो है डेवलप हो रहे हैं? हाँ। कोई साइंटिफिक आधार नहीं है कि अभी ये कोई पैंडेमिक का रूप, ठीक है ना वहां से कोई खुलासा हुआ है, ना कि WHO ऑफिशियली कुछ कहा है उन्होंने। तो इन बातों, जो कोविड शुरू हुआ था चाइना से, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई ये संभावना है कि वो और भी वहां से निकले। ये तो साइंटिफिक आधार से तो नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है। मैं इसमें डॉक्टर दीपिका जी को जोड़ता हूँ। दीपिका जी, आपको क्या लगता है? कि इसका ओरिजिन चाइना से क्यों है, आप ये पूछ रहे हैं? जी। सो देखिए, वही है जैसे डॉक्टर आर के मनी सर ने भी कहा कि साइंटिफिक बेसिस अगर हम सोचें तो इस पॉइंट पे मेटानीमो के लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि वहां से शुरुआत क्यों हुई। लेकिन हाँ, कुछ कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं इनके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसे इसका नाम है ह्यूमन मेटानीमो वायरस, और इसी का एक फॉर्म जो होता है वो बर्ड से ओरिजिनेट होता है, जिसे एवियन मेटानीमो वायरस बोलते हैं। तो मतलब चाइना में जिस तरह से नॉन वेजिटेरियन अलग अलग चीजों का कंजम्पशन होता है, वो एक स्मॉल पॉसिबिलिटी है कि वहां से ओरिजिनेट होके कुछ एक नया वेरिएंट आ रहा हो। अदरवाइज ज्यादातर हमें लगता है, मुझे ये लगता है कि कारण वहां से ओरिजिनेट होने का ये है डिटेक्शन। जैसे कि डॉक्टर मनी ने सर ने पहले भी बताया कि यूजुअली ये मेटानीमो वायरस बहुत कॉमन फ्लू वायरस है जो हमारे आसपास मौजूद है और जिसके लक्षण हमें होते हैं, लेकिन हम कभी टेस्ट नहीं करवाते उसके लिए। लेकिन कोविड के समय के बाद से हम लोग ज्यादा सतर्क हो गए हैं। अगर हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे पास नाउ टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे डॉक्टर सचिन ने बताया कि हमारे पास PCR बेस्ड टेस्ट और किट्स अवेलेबल हैं, रैपिड टेस्ट अवेलेबल हैं, जिनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो वो एक ज्यादा बड़ा कारण हो सकता है कि हाँ, क्योंकि अब हमारे पास सुविधा है और हम सारे के सारे डॉक्टर्स के पास जल्दी डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, इसीलिए उसका डिटेक्शन हो रहा है और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि एक एपिडेमिक आया है। बट अदरवाइज एक सीजनल वायरस है जो शायद हर साल बहुत सारे लोगों को संक्रमित करता है, लेकिन हम उसके लिए ज्यादा टेस्ट नहीं करवाते। ठीक है, तो यानी कि ये बड़ा साफ है कि उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों में एक आम, जब से इस वायरस को लेकर के जब भी चर्चा शुरू हुई, तब से ये शुरू होने लगा है, लोगों के बीच में एक र्यूमर भी फैल रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि फिर से कहीं लॉकडाउन लग जाए, ऐसा ना हो कि सब कुछ चीज़ें कहीं बंद ना हो जाए। डॉक्टर छवि, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, चाइना में भी कोई इसका एपिडेमिक घोषित नहीं हुआ है, जस्ट एन आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है कि अगर हमें कोई क्लस्टर ऑफ केसेस दिखे, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस थ्रू रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के थ्रू फैलता है। ये इसका फैलने का तरीका बहुत आसान है, तो एक ही जगह पे अगर 10 लोग मौजूद हैं तो वो उनको कैच कर लेगा और फिर सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसको हम एक तरीके का एक आउटब्रेक कई बार नाम दे देते हैं। और क्योंकि ये वायरस ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ट्रीटमेंट की जानकारी है, तो ऐसी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन तो कहीं से अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वायरस धीरे धीरे अपने आप ही इसके केसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो इतना पैनिक होने की और घबराने की और लॉकडाउन जैसी सिचुएशन पे जाने की अभी जरूरत नहीं है। हाँ, तो यानी कि एक जो भ्रम का बादल चल रहा है उस पर भी ये थोड़ा विराम लगेगा, और किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बंद नहीं होने जा रहा है और इतना ज़्यादा घातक नहीं है। लेकिन इसमें सचिन जी एक चीज़ और, क्योंकि हम यहाँ ना जो अफवाहें चल रही हैं उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, मुझे लगता है ये इससे तेज़ी के साथ ये भ्रम का जो जाल है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लोगों में इसको लेकर के बड़ा डर भी है। इसलिए हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर हम अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें सचिन जी एक चीज़ और भी है, ये बार बार जो कहा जा रहा है कि भाई क्या इसकी जो तुलना है वो कोरोना जैसे वायरस से की जा सकती है, ये कितना सही है? पहले तो बात ये है, कोरोना वाज टोटली अननोन टू अस। ये वायरस ऐसा नहीं है कहीं नया सा आया है, ये पहले से ही वर्ल्ड के अंदर मौजूद था। जैसे मैंने बताया 2001 में इसका नीदरलैंड में इसका डिटेक्शन पहली बार हुआ था। उसके बाद US में भी केसेस आए, बाकी जगह भी केसेस आए। तो कोरोना के बारे में तो हम बहुत अननोन थे, पर इस वायरस के बारे में हमें पता है। हालांकि ट्रीटमेंट इसका भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, वही सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना है, पर इसमें इतने कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं है। कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है, खाली थोड़ा सा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन जो है या इन्फेंट्स है या जिसको पहले से COPD या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़े। अदरवाइज आम पब्लिक को इसमें डरने वाली कोई बात है नहीं। ये वायरस
बहुत ही माइल्ड किस्म का है, और खाली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में ही थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं जिनमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, या इन्फेंट्स में, या प्री मैच्योर इन्फेंट है, या किसी को सीओपीडी की पहले से प्रॉब्लम है। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है पैनिक वाला वायरस है ये। अच्छा ठीक है डॉक्टर मनीष सर, मैं एक चीज़ और ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब एक सवाल और ये भी उठ रहा है कि क्या अब राज्य सरकारों को या फिर भारत की सरकार को इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि क्योंकि राजस्थान जैसे पर्यटन के तौर पर बहुत ज़्यादा डेवलप है, यहाँ पर टूरिस्ट दूसरे देशों से आते हैं, तो फ्लाइट्स को लेकर के कुछ रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत है, कुछ रोक लगाने की कुछ ज़रूरत है क्या अभी, या अभी उस स्तर पर नहीं है? अब उस स्तर पर नहीं है। अभी के डेटा के अनुसार हमें ऐसे स्टेप्स थोड़ा एक्सट्रीम होगा, यू नो, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन करना या लॉकडाउन करना, ये इस स्टेज में नहीं। इस स्टेज में हमें सतर्क रहना है, हमें जो HMPV टेस्टिंग और इजी करना चाहिए, और ये जो अवेयरनेस जो है डॉक्टरों में इस संक्रमण का, उसके जरिए हम लोग ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे और लैब्स भी इस मामले में और सतर्क रहेंगे। तो हमें ये बर्डन ही नहीं पता। हम लोग सोचते हैं 2-3 केसेस आ गए तो हमारे यहाँ आ गए, ये बात सही नहीं है। ये साइंस नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही मौजूद है हमारे कम्युनिटी पॉपुलेशंस में। ये वायरस मौजूद है, ये तो पुराना है। तो अगर हम इफ वी लुक फॉर इट वी विल फाइंड इट, ठीक है ना। पर इसका जो माप तो है, कितना विस्तार है, कितना ज्यादा है, वो तो टेस्टों से ही पता चलता। इसका इंतजाम हम कर सकते पहले, ना कि ट्रैवल में रोकथाम या लॉकडाउन पहले शुरू कर। ठीक है, उसकी अभी जरूरत नहीं लगी। हाँ, उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, यानी कि अभी वो समय नहीं है कि जब इतना हार्ड और इतना बड़ा कदम उठाया जाए। इसमें दीपिका जी एक चीज़ और भी है कि खाने पीने की चीज़ें आपके शरीर को, इम्यून सिस्टम आपका बहुत मजबूत करने के लिए, खाना पीना, आपका रहन सहन, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप फिट फिजिकली हैं कि नहीं हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ख़ास करके जब बड़े बुज़ुर्गों की बात आती है तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि उस स्तर पर वो एज भी आने लगती है। तो बुज़ुर्गों के लिए, घर के जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके लिए क्या आप एडवाइस देंगी खाने पीने के तौर पर, और ख़ास करके बच्चे भी जो हैं उनके लिए भी, जो बच्चे हैं उनको भी क्या खाना ऐसा खिलाया जाए या कुछ ऐसा ताकि बचाया जा सके सर्दी खांसी जुकाम से, और किस तरीके से बचाया जा सकता है? इसमें तो मैं यही कहूंगी, जो हम नॉर्मल प्रिकॉशंस किसी भी फैमिली को ये फ्लू सीजन में, विंटर सीजन में एडवाइस करते हैं कि जितना आप अपने घर के अंदर रहें उतना अच्छा है। जिसको भी, किसी को भी सिम्टम्स हैं उनसे अवॉइड करें, है ना, जिसे हम कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं। मास्क पहन करके रहें। अगर आप बाहर किसी भी क्राउडेड जगह में जा रहे हैं, घर के बाहर जाने की अगर जरूरत है तो मास्क का प्रयोग करें, और अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। आई थिंक जो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स हैं, किसी भी रूप में, मात्रा में लिक्विड्स अगर आप लेते हैं, वो सबसे सबसे ज्यादा आपको प्रोटेक्शन देता है। ये सब खांसी जुकाम या फ्लू लाइक इलनेसेस, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो मेटानिमो वायरस हो। और खाने में घर का खाना, एक बैलेंस डाइट जिसमें आपका विटामिन सी के सोर्सेज भी आपको मिल रहे हैं, आपको आयरन भी मिल रहा है, हरी सब्जियां। विंटर तो बहुत अच्छा सीजन है जब हमें बहुत सारे ग्रीन्स, पालक और आयरन रिच चीजें भी मिलती हैं तो उनसे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। तो घर का बना हुआ खाना, एक बैलेंस डाइट, और बहुत सारा लिक्विड्स। और अवॉइड कीजिए किसी भी संक्रमित व्यक्ति से जिसको सिम्टम्स हो रहे हैं, उनसे दूर रहें और मास्क पहन करके बाहर निकले। ठीक है, तो डॉक्टर छवि, हम ये बेसिक चीज़ें तो हम कोविड के बाद से सीख ही चुके हैं। तो यानी कि आपने रेगुलर हाथों को धोना, क्या क्या चीज़ें हैं एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपको इस समय किन किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए। मास्क पहनना, ये कुछ बेसिक चीज़ें तो बताई हैं, लेकिन हाथ को आपको अपने साफ रखना है, ये भी बताया जा रहा है कि बचने का एक बहुत बड़ा सरल उपाय है। हाँ, ये तो एक वैसे भी किसी भी फ्लू सीजन में हमें फॉलो करना चाहिए कि आप जब भी खांसें, चीखें, अपने मुंह पे हाथ रख के, सो दैट उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वातावरण में ना आए। अपने हाथों को नियमित तौर से धोएं। सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप बीमार हैं, आपको खांसी जुकाम है, तो खुद से ही किसी भीड़ भड़ाके वाले एरिया में ना जाएं, सो दैट इसका कोई, किसी भी वायरस का स्प्रेड ना हो। और इसके अलावा हाथों को नियमित तौर से धोएं। यही जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जिसको हम बोलते हैं, या हम पहले इसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते थे, इसी सबको फॉलो करें। यही बार बार आप इस चीज को अहमियत दें। हाँ ठीक है, यानी कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने कोविड के समय से सीखी हैं, उसको आगे भी आपको फॉलो करना है। और वैसे भी आपको जो पर्सनल हाइजीन है उसको बना करके रखने के लिए आपको धोना है, ये साफ़ रखना है,
ये चीज़ बेसिक चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी भी आपको रेस्पिरेटरी इलनेस के सीजन में फॉलो करना ही है। हाँ, ये करना ही चाहिए वैसे भी, और चाहे वो तभी आप बाकी जो बीमारियां हैं उनसे आप उससे इन्फेक्शन बच से बच भी सकते हैं। इसमें सचिन जी एक चीज़ और भी है, ऐसे लोग जो पहले से किसी और गंभीर बीमारी से परेशान हैं या उनको पहले से कोई और सीरियस बीमारी चल रही है, उनको क्या और सावधानी बरतने की ज़रूरत है? बेसिक तो ये है ही, इसके अलावा कुछ साथ में? बेसिकली ये वायरस उन्हीं को ज्यादा दिक्कत करता है जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। अदरवाइज नॉर्मल पॉपुलेशन में ये एक माइल्ड फ्लू की तरह आता है। हम्म। तो उनके लिए यही अच्छा रहेगा कि जो भी डॉक्टर छवि ने बताया, प्रिकॉशंस लें, इस वायरस से भीड़ भाड़ में जाने से बचें, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लें, बैलेंस डाइट लें और घर पे रहें, ज्यादा अच्छा है। जब इस सीजन में ये वायरस का पता है कि ये तेजी से फैलने वाला वायरस है, तो उससे बचाव भी बेहतर है। ट्रीटमेंट तो फिर वही है, अगर कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन तो ऐसे लोगों को तुरंत हो जाना चाहिए, सपोर्टिव केयर पे आ जाना चाहिए। और उससे पहले अगर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो घर पे रहें और अपना बैलेंस डाइट और फ्रूट्स लेके ठीक रखें। इसका इन्वेस्टिगेशन भी बहुत इजी है, जैसे हम स्वैब का लेते थे कोरोना के टाइम पे, उसी टाइप से इसका नेजल और ओरल स्वैब लिया जाता है और उससे आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। हम्म। एक दिन के अंदर ये रिपोर्ट भी आ जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इससे अच्छा है आप टेस्ट कराएं। टेस्ट करा के अपने घर में प्रिकॉशन लेके मास्क पहन के रहें ताकि दूसरे लोगों को ना फैले। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जल्द से जल्द अपना टेस्ट ज़रूर कराएं, नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर के आप उस बीमारी के बारे में बता सकते हैं ताकि उसका सही तरीके से इलाज हो पाए। और कुछ बेसिक पॉइंट बताए हैं कैसे इस बीमारी से आपको अपने आप को बचाए रखना है, अपने परिवार के लोगों को, सदस्यों को बचा करके रखना है। ये बेसिक पॉइंट आपको बताएं, आपको मास्क यहाँ पहन मैं करके रखना है, आपको एक चीज सैनिटाइज और आपको ऐड करना जी चाहूंगी हाँ कि आप कोई भी व्यक्ति अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो सेल्फ डॉक्टर ना बने, गूगल हाँ। से या कोई भी केमिस्ट से दवाई लेके ना खाएं। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत नहीं है। आप अपना ध्यान रखें और अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ही दवाइयाँ लें। बिल्कुल, और ये बड़ी सटीक सी बात है क्योंकि खुद डॉक्टर ना बने, ये सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी हो जाती है नए नए तरीके की कि आपको इससे बचने के लिए करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों पर आपको भरोसा नहीं करना है। डॉक्टर क्या कहते हैं ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। और मुझे लगता है कि इस वायरस से बचने के जो समाधान बताए हैं, जो बेसिक पॉइंट बताए हैं, उसके ज़रिए न सिर्फ आप अपने आप को बचा सकते हैं बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इस सावधानी के ज़रिए उस घातक बीमारी से आप अपने सदस्यों को बचा सकते हैं। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।